दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज दूर है। दुश्मन के मुकाबले हमारी गिनती बहुत कम है। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ता रहूंगा। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस की हिमाचल प्रदेश के सूरवीर श्रृंखला की आज की कड़ी में बात भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। ये प्रेरक कहानी अक्टूबर 1947 के शुरुआती दिनों से आरंभ होती है। भारत पाकिस्तान को बने हुए मुश्किल से अभी 1.5 महीना ही हुआ था। तभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सूबे के डेरा इस्माइल खान जिले के पुराने डिप्टी कमिश्नर का एक संदेश प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिला, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हथियार बंद कबायलियों को पाकिस्तान कश्मीर सरहद पर भेजने की योजना के बारे में चेताया गया था। कबायलियों को हथियार और मोटर गाड़ियां पाकिस्तान की सरकार ने उपलब्ध करवाई थी। महाराजा हरि सिंह कश्मीर रियासत को भारत के साथ मिलाने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी नहीं थे। इस वजह से प्रधानमंत्री नेहरू ने उस खबर पर कोई भी कार्यवाही करने से इनकार कर दिया था। 2 सप्ताह बाद बहुत बड़ी संख्या में अफरीदी, महसूद, वजीर, स्वात और पाकिस्तानी फौज के सैनिक मुफ्ती में कश्मीर के अंदर 22 अक्टूबर की रात को हमलावरों ने मुजफ्फराबाद कस्बे को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद उन्होंने उरी में कब्जा कर लिया और श्रीनगर से 50 मील दूर स्थित महुरा बिजली स्टेशन को हथिया लिया, जिसके कारण श्रीनगर शहर अंधेरे में डूब गया। उन परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्वसनीय सहयोगी बीपी मेनन जम्मू गए और वहां उन्होंने कश्मीर रियासत भारत ने विलय के लिए जरूरी दस्तावेज पर महाराजा हरि सिंह के हस्ताक्षर करवा लिए। के बाद वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्षता में कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में होने वाली ऐतिहासिक बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली लौट आए। उस बैठक में शामिल होने वाले शैम मानेकशा नामक एक नौजवान कर्नल ने बैठक में हुए वार्तालाप का जिक्र करते हुए बताया था, हमेशा की तरह नेहरू यूएनओ, रूस, अफ्रीका, सर्वशक्तिमान भगवान सबके बारे में बात करते रहे जब तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रोधित न हो गए। उन्होंने पूछ लिया था, जवाहरलाल आप कश्मीर लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं? नेहरू ने जवाब दिया था, बेशक मुझे कश्मीर चाहिए। उस पर पटेल बोले थे, तो मेहरबानी करके अपने ऑर्डर दीजिए। फिर सब कुछ तेज गति से आगे बढ़ा था। अगली सुबह भारतीय सेना की पहली टुकड़ी दिल्ली हवाई अड्डे से श्रीनगर की तरफ उड़ गई थी। एक नौजवान मेजर भी कश्मीर में अपनी पहली नियुक्ति पे गए थे। उन पर कश्मीर में जाने वाली सेना की टुकड़ियों के लिए रसद का इंतजाम करने की जिम्मेदारी थी। उनका नाम था श्रीनिवास कुमार सिन्हा। बाद में वे लेफ्टिनेंट जनरल बने और उप थल सेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे जम्मू कश्मीर और असम के राज्यपाल भी रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास कुमार सिन्हा ने अपनी पुस्तक अ सोल्जर रिकॉल्स में लिखा है, मैं श्रीनगर हवाई अड्डे पर 4 कुमायूं के एक पुराने दोस्त मेजर सोमनाथ शर्मा से मिला था, जिन्हें मैंने 2 दिन पहले ही उनकी कंपनी के साथ दिल्ली से विदा किया था। सोमनाथ मेरे पुराने मित्र थे। उस समय उनके बाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वे थोड़े उदास से लग रहे थे। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा होने के कारण उनकी कंपनी को सक्रिय भूमिका से वंचित रखा गया था। उन्हें हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था और उनके जवानों को हवाई जहाजों से सामान उतारने के काम में हाथ बटाना पड़ रहा था। मैंने सोमनाथ को मिले काम का महत्व समझने का प्रयास किया था। उनका कहना था कि वे हवाई अड्डे में अटके रहने के बजाय दुश्मन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए पट्टन जाना पसंद करेंगे। मैंने उन्हें बताया था कि ऐसी सूचनाएं हैं कि दुश्मन पट्टन के डिफेंस को लांघकर दक्षिण पश्चिम की ओर से हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने उन्हें ये भी बताया था कि दुश्मन को हराने के लिए हवाई अड्डे को हमारी हिफाजत में होना कितना जरूरी था। मुझे लगता है कि मेरी सारी बातों का सोमनाथ पर कम
ही असर पड़ा होगा। वे स्वयं को मिली ही भूमिका से नाराज दिख रहे थे। मैं उस दिन दिल्ली वापस जाने वाली अंतिम फ्लाइट पकड़ने की प्रतीक्षा में लगभग 1 घंटे तक उनके साथ रहा था। तब मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि सोमनाथ अगले 48 घंटों में श्रीनगर के हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए अहम लड़ाई में बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होने वाले थे। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के डाड नामक गांव में रहने वाला उनका परिवार सही अर्थों में एक सैनिक परिवार था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा सेना में डॉक्टर थे। वे डायरेक्टर जनरल आर्मी मेडिकल सर्विसेज के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके छोटे भाई जनरल विश्वनाथ शर्मा 1988 से 1990 तक आर्मी चीफ रहे और उनके दूसरे भाई लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ शर्मा इंजीनियरिंग चीफ के पदों से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी बहन मेजर कमला तिवारी आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर के तौर पर सेवारत रही थी। मेजर सोमनाथ शर्मा की स्कूली शिक्षा जहां जहां उनके पिता की तैनाती होती गई, वहां वहां अलग अलग जगह से होती रही। उसके बाद वह शेरवुड कॉलेज नैनीताल में दाखिल हुए। रॉयल मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश लेने से पहले वह प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल एकेडमी कॉलेज देहरादून में भी पढ़े थे। मेजर सोमनाथ शर्मा बचपन से ही खेल कूद और एथलेटिक्स में रुचि रखते थे। उनके मित्र और परिवार वाले उन्हें सोम कहकर बुलाते थे। बचपन में सोम अपनी अधिकांश छुट्टियां श्रीनगर में अपने नाना पंडित दौलतराम के साथ गुजारते थे। जब उनके नाना भागवत गीता का पाठ करते तब वे उनके पास बैठकर श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को कान और मन लगाकर सुनते थे। उन नसीहतों का असर उन पर आखिरी सांस तक रहने वाला था। सैन्य अधिकारी बन जाने के बाद भी वे हमेशा अपनी वर्दी की जेब में एक छोटे आकार की श्रीमद् भागवत गीता रखते थे। जब युवा सोमनाथ शर्मा सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर रॉयल मिलिट्री एकेडमी से निकले, उन्होंने खुद के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी की 8/19 हैदराबाद इन्फेंट्री को चुना, जो बाद में इंडियन आर्मी की हुमायूं रेजिमेंट की 4थी बटालियन बनी। उनके मामा कैप्टन कृष्णदत्त वासुदेव उसी रेजिमेंट के थे। वे जापानियों के खिलाफ मलाया में सलीम दरिया पर बने एक पुल की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने बड़ी वीरता से अपने कई सौ जवानों का सही सलामत पुल के पार जाना संभव बनाया था। उनके मामा के उस वीरतापूर्ण कार्य ने सोमनाथ पर गहरा असर छोड़ा था। मेजर सोमनाथ शर्मा दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के अधिकारी के तौर पर बर्मा में एकमात्र भारतीय ब्रिगेड कमांडर कर्नल के.एस. थिमैया की कमांड में लड़े थे। उस युद्ध की एक घटना युवा सैन्य अधिकारी सोमनाथ शर्मा के चरित्र पर बखूबी प्रकाश डालती है। एक दिन सोमनाथ शर्मा के अर्दली, जिनका नाम बहादुर था, एक सैन्य कार्यवाही में बुरी तरह से घायल हो गए। वे अपने पैरों पर वापस कैंप तक आने के योग्य भी नहीं थे। सोमनाथ शर्मा ने बहादुर को अपने कंधों पर उठाकर चलना शुरू कर दिया। जब ब्रिगेड कमांडर थिमैया ने देखा कि उनका स्टाफ अफसर अपने अर्दली के बोझ की वजह से पीछे रह रहा है, तो उन्होंने आदेश दिया, सोम, इस आदमी को छोड़ दो और जल्दी कैंप की तरफ चलो। इस पर सोमनाथ शर्मा का अपने कमांडर को जवाब था, सर, ये मेरा ही अर्दली है जिसको मैं उठाकर चल रहा हूँ। ये बुरी तरह से जख्मी है और इसका खून निकल रहा है। मैं इसे पीछे नहीं छोड़ूंगा। सोमनाथ आखिर में अपने आप को बचाने और बहादुर को सही सलामत वापस लाने में कामयाब रहे थे। अदम्य साहस और दिलेरी के इस काम के लिए उन्हें पेंशन इन डिस्पैचेस मिला था। सितंबर 1945 में कुआलालंपुर में जापानियों की हार आत्मसमर्पण के बाद सोमनाथ शर्मा मलाया से कलकत्ता होते हुए वापस आए। जहाज से उतरने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। ब्रिटिश फौज की पुलिस प्रतिबंधित सामग्री की जांच के लिए जहाज पर सवार हुई। सोमनाथ शर्मा के पास एक समुराई तलवार, जो सभी अफसरों को मिली थी, के अतिरिक्त एक जापानी अफसर की दी हुई गैर कानूनी पिस्तौल भी थी।
शर्मा ने ब्रिटिश अफसर को झांसा देने के लिए कोई कहानी नहीं बनाई। उन्होंने वे पिस्तौल तुरंत समुद्र में फेंक दी थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, परंतु पागलपन भरे मजहबी दंगों का शिकार हो गया। मेजर सोमनाथ शर्मा और उसके जवानों को दिल्ली में दंगा फसाद रोकने के लिए सिविल अमले की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने वे जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निष्पक्ष होकर निभाई। उस समय वे कोहनी से लेकर कलाई तक प्लास्टर चढ़ी अपनी बाईं बांह को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे। उन्हें वे चोट हॉकी के मैदान में खेलते समय लगी थी। मेजर सोमनाथ शर्मा की बटालियन को जब श्रीनगर जाने के लिए आदेश मिला तो उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा युद्ध क्षेत्र सेवा के लिए मेडिकली अनफिट, उनके कमांडिंग ऑफिसर उन्हें इस हालत में अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, परंतु मेजर सोमनाथ शर्मा ने श्रीनगर जाकर अपनी कंपनी का नेतृत्व करने के लिए हट किया और अंत में उन्हें वहां जाने की परमिशन मिल गई। श्रीनगर जाने से पहले मेजर सोमनाथ शर्मा ने दिल्ली के क्वीन विक्टोरिया रोड पर स्थित बैचलर ऑफिसर मेस में अपने एक परम मित्र और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा की लड़ाई के साथी रहे मेजर के तिवारी के पास दिल्ली में अपनी अंतिम रात गुजारी थी। दोनों मित्र रात को देर तक बतियाते रहे। बात करते करते सोमनाथ शर्मा ने अपने मित्र को बताया था कि वे दोबारा फिर से जंग में जा रहे थे, परंतु उस बार अकेले अपने दोस्त के बिना। शायद होनी का उन्हें आभास हो गया था। उन्होंने मेजर तिवारी से एक स्मृति चिन्ह के तौर पर कोई वस्तु देने का आग्रह किया। मेजर तिवारी ने उन्हें बताया था कि कमरे में रखी हुई चीजों में से उन्हें जो भी अच्छी लगे उसे वह ले जा सकते हैं। सोमनाथ शर्मा ने उनकी अलमारी में से एक ऑटोमेटिक जर्मन लुगर पिस्तौल निकाल ली। मेजर तिवारी को वह पिस्तौल बहुत प्यारी थी। वे परेशान हो गए, परंतु उनके पास अपने मित्र को दिए हुए वादे को निभाने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं था। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी 31 अक्टूबर 1947 के दिन हवाई मार्ग से श्रीनगर को भेजी गई थी। वहाँ उन्हें श्रीनगर हवाई अड्डे की हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाना अत्यावश्यक था। खबरें आ रही थी कि कवायली बड़ी तेजी से श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अगर श्रीनगर हवाई अड्डा दुश्मन के कब्जे में चला जाता तो सेना और रशद को कश्मीर पहुंचाना कठिन हो जाता। कश्मीर को बचाने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी था। मेजर सोमनाथ शर्मा उनको मिले काम से खुश नहीं थे। वे आगे जाकर दुश्मन से दो हाथ करना चाहते थे। उनके मन की मुराद शीघ्र ही पूरी हो गई। 2 नवंबर 1947 की सुबह मुख्यालय 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड को एक रिपोर्ट मिली, जिसके अनुसार श्रीनगर के नजदीक बड़गांव नामक गांव में तकरीबन 1000 कवायली इकट्ठा होने वाले थे। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर LP सेन ने निर्णय लिया कि जब वे इकट्ठा हो जाएं, तब उन पर एक साथ आक्रमण किया जाए। मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड में 3 कंपनियों की एक फोर्स तैयार की गई, जिसमें 4 कुमाऊं की अल्फा कंपनी, मेजर शर्मा की डेल्टा कंपनी और एक कंपनी एक पैरा कुमायूं की थी। वे फोर्स 2-3 नवंबर की आधी रात से पहले बड़गांव की तरफ कूच कर गई। वे अंधेरे में आबादी वाले इलाकों के बाहर से होते हुए 3 नवंबर को सूर्य उदय होने से पहले ही बड़गांव में एक ऊंची सी जगह पर जा पहुंचे। सारे गांव और आसपास के क्षेत्र को छानने के लिए पेट्रोलिंग पार्टियां भेजी गई। उन पेट्रोलिंग पार्टियों को गाँव से बाहर एक नाले में बहुत सारे कश्मीरी रिफ्यूजियों को छोड़कर और कोई भी नहीं मिला। जैसे कि कोई अनहोनी नहीं हुई और दुश्मन से कोई सामना नहीं हुआ। दोपहर के 2 बजे के करीब अल्फा कंपनी और पैरा कुमायूं की कंपनी को वापस जाने और मेजर सोमनाथ शर्मा को डेल्टा कंपनी के साथ बड़गांव श्रीनगर सड़क के नजदीक अपनी जगह पर डटे रहने का आदेश मिला। दोनों कंपनियों के वापस लौटने के 2 घंटे बाद शाम के तकरीबन 4 बजे मेजर सोमनाथ शर्मा की मोर्चेबंदी पर 3 इंच मोर्टार का फायर आने लग पड़ा। चंद मिनटों के बाद लाइट मशीन गन के कारगर फायर की कवर के नीचे उन पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया। बेसहारा कश्मीरी रिफ्यूजियों के वेश में छुपे हुए कवायली गांव के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने अपनी अपनी फिरन से हथियार बाहर निकालकर हल्ला बोल दिया था। मेजर सोमनाथ शर्मा के जवानों ने पहला हमला नाकाम कर दिया। उसके बाद एक के बाद एक कई आक्रमण होते चले गए। मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड मुख्यालय से हवाई और आर्टिलरी सपोर्ट मांगी। उन्होंने मदद के लिए आने वाले हवाई जहाजों को इंगित करने के लिए
सफेद निवार की पट्टी को दुश्मन की भारी फायरिंग के बीच अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जमीन पर बिछाया। 13 फील्ड बैटरी के तोपचियों ने फायर दिया और हवाई जहाज भी सहायता करने आए, परंतु भारी संख्या में मौजूद कबायली भर भारतीय सैनिकों पर हावी होते चले गए। उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा के 90 से कम जवान 500 से अधिक कबायलियों से लोहा ले रहे थे। एक एक भारतीय सूरमे का सामना साथ साथ दुश्मनों से हो रहा था। उन्होंने विचलित हुए बिना चतुराई के साथ अपनी कंपनी के फायर को आगे बढ़ते चले आ रहे दुश्मनों पर केंद्रित रखा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के पास एम्यूनिशन तेजी से खत्म होता जा रहा था। ब्रिगेड मुख्यालय ने एक पंजाब को उनकी मदद के लिए रवाना कर दिया था और उनके लिए एम्यूनिशन से भरा हुआ सिविल ट्रक भी भेज दिया था, परंतु मेजर सोमनाथ शर्मा को पता था कि उन तक कोई भी मदद समय रहते नहीं पहुंच सकती थी। उन्हें परिणाम का भली भांति पता था। वे ये भी जानते थे कि उस समय श्रीनगर शहर और हवाई अड्डे को केवल वही बचा सकते थे। उन्होंने श्रीनगर की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर जितनी अधिक देर तक हो सके दुश्मन को रोके रखने का निर्णय ले लिया। वे बहादुरी से मुकाबला करते रहे, एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक जाकर दुश्मनों का साहस बढ़ाते रहे। जब उनकी कंपनी की लाइट मशीन गन का गनर वीर गति को प्राप्त हो गया तो वे उसके नंबर 2 गनर को एम्यूनिशन भर भर कर मैगजीने देते रहे और शत्रु पर फायर गिराना जारी रखा। मेजर सोमनाथ शर्मा का अपने ब्रिगेड कमांडर को रेडियो पर ही अंतिम संदेश था। दुश्मन हमसे केवल 50 गज दूर है, उनके मुकाबले हमारी गिनती बहुत कम है। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ता रहूंगा। जब मेजर सोमनाथ शर्मा लाइट मशीन गन की मैगजीन में गोलियां भर रहे थे, तभी दुश्मन का एक गोला एम्यूनिशन डंप पर आकर फटा, जिससे गोला बारूद में आग लग गई। इसके परिणाम स्वरूप मेजर सोमनाथ शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गए। उस लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा के अतिरिक्त 1 जेसीओ और 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस लड़ाई में 26 जवान बुरी तरह से घायल हुए थे। उनके सामने तकरीबन 300 पाकिस्तानियों के मृत शरीर बिखरे पाए गए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा के वीर गति को प्राप्त हो जाने के 1 घंटे बाद पूरी तरह से गिर जाने के कारण उनकी कंपनी के जवान पीछे हटे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा के प्रेरक नेतृत्व में उनके जवानों ने दुश्मन को 6 घंटे तक रोके रखा था, जिसके चलते भारतीय सेना को समय मिल गया। के चलते शत्रु को आगे बढ़ने से रोककर उसे पीछे खदेड़ा जा सका था। मेजर सोमनाथ शर्मा के मृत शरीर की पहचान उनके आसपास बिखरे श्रीमद् भागवत गीता के पन्नों और पिस्तौल के खाली होल्स्टर से हुई थी। श्रीनगर और कश्मीर को बचाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत स्वतंत्र भारत पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारतीय सैनिक की अदम्य साहस और दिलेरी से भरी हुई ये प्रेरक कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।